नमस्कार। आज हम जन्म कुंडली के तीसरे भाव के बारे में बात करेंगे। हमारी जन्म कुंडली का तीसरा भाव वो भाव है जहाँ पे हम किसी भी चीज को चाहना स्टार्ट करते हैं, उससे हम वैचारिक रूप से इम्प्रेस्ड होते हैं, प्रभावित होते हैं, फिर भावनात्मक रूप से लालायित होते हैं। चौथे भाव में हम उसी के बारे में लगातार सोचते रहते हैं और पांचवें भाव में हम उसकी सुंदर सुंदर योजनाएं बनाते हैं, उसके बारे में कल्पना करते हैं। छठे भाव में उसके बारे में मेहनत करना शुरू करते हैं और सातवें भाव में उस चीज को लेकर के दुनिया में निकल जाते हैं कि हमें चाहे जो भी काम करना पड़े, चाहे लोगों को बताना पड़े, लोगों के बीच में जूझना पड़े, लेकिन इस विचार को लेके हम आगे जाएंगे, ये बात आ जाती है। और आठवें भाव में हम उस ऑकल्ट साइंस से टकरा जाते हैं जो उस फिजिकल वस्तु का ऑकल्ट एस्पेक्ट होता है। यानी कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सांसारिक और एक आध्यात्मिक। अगर आप किसी भी सिक्के के आध्यात्मिक पक्ष को पकड़ लेते हैं जो अष्टम भाव से संभव है, तो आपको उसका भौतिक पक्ष भी पकड़ में आ जाता है। तो जिन लोगों का अष्टम भाव एक्टिवेटेड होता है वो इसी कला का उपयोग करते हैं। उनके जीवन में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको कि वो प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन वो किस चीज को चाहेंगे, अपने इस कला का, इस ऑकल्ट पावर का यूज या मिसयूज किस चीज को पाने के लिए करेंगे? उसी चीज को पाने के लिए करेंगे जिस चीज से वो इम्प्रेस्ड हैं। और वो चीज कौन सी है, इसको डिटरमाइन कौन करता है, इसका डिसाइड कौन करता है? इसका डिसाइड करता है उनका तीसरा भाव। तीसरे भाव में किसी भी चीज को अट्रैक्ट करने की क्षमता होती है, क्योंकि आगे के भावों में है कि आप अपनी रिप्रेजेंटेशन को लोगों के बीच में जाकर के कितने इम्प्रेसिव तरीके से रखते हैं कि लोग आपकी स्पीच से या आपके प्रेजेंटेशन से इम्प्रेस्ड हो जाएं। लेकिन पहले तो आपको खुद किसी चीज से इम्प्रेस्ड होना होगा। आप जिस चीज की सराहना करते हैं, जिस चीज की प्रशंसा करते हैं, जैसे कि कोई मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की प्रशंसा करता है और उसमें कहता है कि वाह वाह, डॉक्टर स्ट्रेंज ने कितना अच्छा डायलॉग बोला, या फिर स्टार्क ने कितनी अच्छी बात बोली, कैप्टन अमेरिका ने कितना अच्छा बोला, या ब्लैक विडो ने कितना अच्छा एक्शन दिखाया, तो वो वहां पे इम्प्रेस्ड होने की प्रक्रिया में है। कोई हैरी पॉटर से इम्प्रेस्ड हो गया है, तो ये सारी चीजें वहां उसके माइंड में प्ले करती हैं। और जिस चीज को हमारा माइंड बार बार प्ले करता है, हम धीरे धीरे खुद ही उसकी महानता के बराबरी के स्तर पे पहुंचने लगते हैं। यानी कि अगर हम किसी महान चीज को देखते हैं, सोचते हैं, उसके बारे में इमेजिन करते हैं, तो धीरे धीरे हम खुद भी वैसा बनने की प्रक्रिया में चले जाते हैं। और जो व्यक्ति किसी से भी प्रभावित नहीं होता है, वो व्यक्ति काफी हल्का होता है, अर्थात वह अपने आप को जरूरत से ज्यादा चालाक समझता है। जो व्यक्ति किसी भी विचार से प्रभावित नहीं होता, किसी भी आइडिया से नहीं, किसी भी हीरो या किसी भी हीरोइन से नहीं, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे सिनेमा का हो, चाहे टीवी का हो, चाहे बुक का हो, चाहे रियल वर्ल्ड का हो, चाहे फिक्शनल वर्ल्ड का हो, मतलब आप किसी भी विचार से प्रभावित नहीं है, किसी भी व्यक्ति से प्रभावित नहीं है, तो उस सिचुएशन में आपको अपने ऊपर घमंड है कि आप बहुत ज्यादा चालाक है, आप सब कुछ जानते हैं, या मुझे बेवकूफ समझता है क्या, मुझे प्रभावित कर लेगा, तो ये घमंड जिसके अंदर में आ गया, तो वो व्यक्ति अपने सबकॉन्शियस माइंड में किसी ग्रेट आइडिया को कंसीव नहीं कर सकता। जैसे किसी भी महान व्यक्ति का जन्म किसी महान माता की गर्भ से होता है, वैसे ही हमारे भविष्य का जन्म हमारे माइंड से होता है। और हमारे माइंड में किसी एक महान विचार का आना बहुत जरूरी है, जिसका जन्म, जिसकी शुरुआत तीसरे भाव से होती है, जब हम किसी चीज से बहुत इम्प्रेस्ड होते हैं। और हम सब किसी न किसी चीज से इम्प्रेस्ड होते हैं। बात क्या है कि बहुत सारे लोगों को अपना लक्ष्य नहीं पता है और बहुत सारे लोगों को स्पष्ट पता है। और फिर भी यहाँ पे कठिनाई ये है कि अगर आपके केंद्र में पाप ग्रह बैठे हुए हैं, तो आप जिस चीज को चाहेंगे वो तो आपको नहीं मिलेगी, भले ही आप उससे इम्प्रेस्ड हैं। आपको वो चीज तभी मिल सकती है जब आपके केंद्र में कोई शुभ ग्रह है, कारक ग्रह है, जैसे गुरु है, शुक्र है, और उसका कारकत्व तो होना चाहिए। अगर वो अकारक होकर के बैठा है तो आपको जीवन भर पीछा करवाएगा, लेकिन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि इसका सॉल्यूशन नहीं, इसकी रेमेडी नहीं है, लेकिन रेमेडी के बारे में जानना कौन चाहता है। यहाँ तो ऐसे भी लोग हैं जो कि उसी को समझाने की कोशिश करते हैं जो उनकी मदद करने वाला है। और अगर आपके केंद्र में पाप ग्रह है तो आप दूसरों के
ओर से आने वाले सुझावों या दूसरों की ओर से आने वाले विचारों के प्रति असहनशील हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि आप कहते हैं मुझे तो पता है जी, मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को दिखाया, अपनी कुंडली दिखाई, मैंने बहुत सारी पूजा करी। लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए कि कोई एस्ट्रोलॉजर अकेला इतना बड़ा तो नहीं हो सकता है कि वो पूरी जिंदगी के बारे में भी जान जाए और पूरी एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी जान जाए। हम सब यहाँ पे अपूर्ण हैं। पूर्ण वही है जो किसी भी कुंडली का सारांश निचोड़ निकाल करके रखते, और ऐसा तभी पॉसिबल है जब वो लॉजिकल माइंड के साथ साथ, यानी कि कैलकुलेटिव माइंड के साथ साथ इंट्यूटिव माइंड का भी प्रयोग करे। इंट्यूटिव माइंड क्या है? जैसे कि किसी ने मुझसे पूछा कि मैं 2 बार IAS की परीक्षा में बैठ चुका हूँ, अब तीसरी बार बैठने जा रहा हूँ, क्या मैं कर सकूंगा? कोई लड़की पूछती है कि क्या अगले साल मेरी शादी हो पाएगी, कब तक हो पाएगी? तो मुझे वहां पे ये बताने की स्थिति में होना चाहिए। और अगर मैं उसकी जन्म कुंडली देखता हूँ, उसके बाद मैं महादशा निकालता हूँ, अंतरदशा निकालता हूँ और बहुत सारा कैलकुलेशन करता हूँ, और करते करते नर्वस हो जाता हूँ, तो मैं अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकता। लेकिन अगर कुंडली को हाथ में लेते लेते अगर मैं बता दूं कि एक तरफ तो मेरा कैलकुलेटिव माइंड जो हजारों लाखों कैलकुलेशंस को प्रत्येक सेकंड में कर रहा है, और मेरा सबकॉन्शियस माइंड उस कैलकुलेशन पे नजर रख करके उस पिक्चर तक पहुंच रहा है, उस विजन तक पहुंच रहा है। जैसे कि बड़े बड़े डॉक्टर्स जो हैं किसी पेशेंट को ऊपर से देख करके ही बता देते हैं कि इसका लिवर खराब है, किडनी खराब है, इसको मलेरिया है, कैंसर है, क्या है, नहीं है, डायबिटीज है, बता देते हैं। बाद में संतुष्टि के लिए डायग्नोसिस करवाने के लिए कहते हैं। वैसे ही एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर कुंडली को हाथ में ले करके ही बता देगा। आपने देखा कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके मुझसे पूछा, एक व्यक्ति ने पूछा, तो वो काफी बुजुर्ग थे, उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि गुरुजी आप मेरे बारे में कुछ बोलो जी। मैंने उनसे कहा कि आपकी जिंदगी ने आपको दिया है प्रतीक्षा, अपमान, दुत्कार और एक तरफा करार, और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ ये बात तो सच है, तो अब इससे निकले कैसे? आपने उस कमेंट को पढ़ा होगा, वहां पर ये रिस्क था कि नहीं था? हो सकता है वो व्यक्ति 100-200 करोड़ का या 5 अरब का मालिक होता और वो जस्ट मेरी परीक्षा ले रहा होता। लेकिन जब मैंने उनकी कुंडली निकाली और कैलकुलेट किया, तो जो कैलकुलेशन आया, मेरे इंट्यूटिव माइंड ने उसे अप्रूव किया। फिर भी मैंने उसे 3 बार चेक किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं अपनी पहले ही परीक्षा में सफल हो जाऊं। अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं तो आपको अपने इंट्यूटिव माइंड को जगाने की टेक्निक आनी चाहिए। अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, अगर आप सिर्फ अपनी जन्म कुंडली देखने के लिए ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो आपको मुझसे वो टेक्निक जरूर सीखनी चाहिए कि आप कैलकुलेटिव माइंड के साथ साथ अपने इंट्यूटिव माइंड का कैसे उपयोग करें, जो आपका सुप्रा माइंड है, जो आपका सुपर कॉन्शियस माइंड है। और साथ ही साथ अगर आप बहुत ही बड़े पैमाने पे रोज 10, 20, 50 या 100 कुंडलियां देखते हैं, हस्तरेखाएं देखते हैं, या वास्तुशास्त्र देखने के लिए लोगों के घर आना जाना होता है, आपके पास रोज 10, 20, 50, 100 क्लाइंट्स आते हैं, कॉल्स आते हैं, तो उनके जीवन में जो मैलेफिक एनर्जी है, जो मैलिशियस ऊर्जा है, निगेटिव ऊर्जा है, वास्तुशास्त्र की है, बैड स्पिरिट्स की, उससे अपने आप को कैसे बचाएंगे? उससे अपने आप को बचाने के लिए आपको अपने चारों तरफ एक शील्ड खड़ी करनी होगी। अगर ये शील्ड नहीं खड़ी करेंगे तो ज्योतिष आपको बर्बाद कर देगा। आपकी हालत ऐसी हो जाएगी, जो ग्रहों के बारे में बात करता है, जो वास्तुशास्त्रों के बारे में बात करता है, उसकी हालत ऐसी है जैसे कि वह निहत्था ही शत्रुओं के बीच में हो और उसके पास न तलवार है न ढाल है। आपके पास अगर एक ढाल नहीं है, एक सुरक्षा का कवच नहीं, एक शील्ड नहीं है, और अगर आप एक वास्तुशास्त्री हैं, एक ज्योतिषी हैं, तो आप अकारण मारे जाएंगे, निर्दोष मारे जाएंगे। और अगर आपके जीवन में मानसिक तनाव बढ़ रहा है, उलझने बढ़ रही हैं, तो इसका कारण बस यही है कि आप अपने क्लाइंट्स के जीवन से आने वाली निराशा को, निगेटिव ऊर्जा को, असफलता की ऊर्जा को, दुर्भाग्य के तत्वों को रोक नहीं पा रहे हैं, फिल्टर नहीं कर पा रहे हैं, छान नहीं पा रहे हैं। तो आपके लिए वो कोर्स करना जरूरी होगा जिसमें कि आप उस निगेटिव एनर्जी को, एविल ऊर्जा को ब्लॉक कर पाए, और साथ ही साथ उस टेक्निक को सीखना होगा जिसमें कि आप अपने सुपर कॉन्शियस माइंड को जगा करके किसी की कुंडली हाथ में पकड़ते पकड़ते बता दें कि ये व्यक्ति जो है गरीब है कि अमीर है, सफल है कि असफल है, अगले साल IAS बनने जा रहा है
कि अगले साल नहीं बनने जा रहा है, कि कभी नहीं बन पाएगा या बन ही जाएगा, या कहीं वो ऑलरेडी IAS तो नहीं बन चुका है। कोई लड़की पूछने आई है कि अगले साल मेरी शादी होगी, हो सकता है कि उसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी हो और वो बस आपकी परीक्षा ले रही हो। तो कुंडली हाथ में लेते लेते पता चल जाए, इसके लिए इंट्यूटिव माइंड का जगाना निहायत जरूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि आप चाहे अपनी जन्म कुंडली देख रहे हों या दूसरों की जन्म कुंडली, अपने कस्टमर्स की, अपने क्लाइंट्स की, आप इन 2 कोर्सेज को ज्वाइन करेंगे। ये अभी 31 दिसंबर तक एक कंसेशनल प्राइस में इनकी ऑफर है। बाद में 1 जनवरी से इनकी प्राइस जो है काफ़ी ऊपर जाने वाली है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली की एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो 31 दिसंबर तक ये सिर्फ 500 रुपये में अवेलेबल है। इसके बाद ये भी जो है ऊपर जाने वाली है। और कोई भी बात तभी हो पाएगी जब आप फीस को पेमेंट करते हैं। अगर आप फीस पेड नहीं करते हैं तो इससे आपका प्लैनेट्स कमज़ोर हो जाएंगे और मेरे भी प्लैनेट्स कमज़ोर हो जाएंगे। तो मैं अपने प्लैनेट्स को कमज़ोर नहीं करना चाहता और आप भी अपने प्लैनेट्स को कमज़ोर नहीं कीजिए। आप किसी से भी फ्री में अपनी कुंडली मत दिखवाइए। एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को पकड़िए जो आपके पूरे जीवन को अंदर से बाहर तक और ऊपर से नीचे तक बदल सकता है, बदलने की शक्ति रखता है, मादा रखता है, कैपेबिलिटी रखता है। फिर बहुत जगह भटकने की जरूरत आपको नहीं है। मैं आपको इस बात का विश्वास दिला सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर और लाइक कर दीजिएगा। स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग। थैंक यू।